कुछ लोग आपको ऐसे भी ब्लेम करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं कि आपको इसके लिए पैसे मिलते हैं, आप कांग्रेस से जुड़े हुए हो। जैसे यहाँ पर ही हो गया कि अगर आप उनकी विचारधारा से सपोर्ट नहीं करते हो तो मतलब आप किसी दूसरी पार्टी को सपोर्ट करते हो या आपका कोई पर्सनल एजेंडा है। तो ये कैसे माहौल बन गया है कि या तो आप हमारे साथ हो वरना आप दुश्मन के साथ हो? ऐसा है कि ये 30 बरस से रचा गया है षड्यंत्र कि साम्राज्यवादी एक उसूल होता है, दबा के रखो, कुचल के रखो, लूट के रखो। ये वो तबका खड़ा कर दिया हमारे हिंदुस्तान में, आरएसएस और तमाम उससे जुड़े हुए संगठन। इन लोगों ने ये ऐसा, और हुकूमत इनके हाथ में आ गई, कॉन्सिक्वेंटली ऐसा जाल पैदा कर रखा है कि आप इंसाफ को इंसाफ, नाइंसाफी को नाइंसाफी, जुल्म को जुल्म ना कह सको, ना देख सको। गाजा में जो हो रहा है वो हमसे एकदम जुड़ा हुआ है। अगर हम अपने हिंदू पने को, अपने हिंदुस्तानी पने को एक तरफ हटा दें, इस लबादे को आप इंसान की नजरों से देखेंगे जिस वक्त, तो आपको लगेगा कि बच्चे तो हमारे मर रहे हैं। क्या फर्क है इंसान इंसान में? जिस तरीके से दुनिया के सारे हुक्मरान, खासतौर से जो साम्राज्यवादी नियत रखने वाले हैं, एक हैं, उसी तरीके से सारी दुनिया के मेहनतकश अवाम जो ईमान की रोटी खाते हैं, निष्कपट बात बोलते हैं, दिल की बात जुबान से बोलते हैं, वो सब एक ही है। और उन पे इस मैग्नीट्यूड का जुल्म हो तो मैं, ये जो हमारा विरोध कर रहे थे मालवीय नगर में, इनको कुछ पता नहीं। इतना पता है कि कंकड़ का जवाब तोप से दिया जा रहा है, वो मरने वाले मुसलमान हैं। ये तो अंधापन है भाई। मुझे उनकी अज्ञानता पर अफसोस नहीं है। उनके इस फितूर के दिमाग में कितना जहर भरा है। तुम क्या देखोगे गाजा के लोगों को? तुम तो अपने पिता की तकलीफ नहीं देख सकते। जो आदमी जुनून से भरा होता है वो किसी को नहीं देख सकता, अंधा होता है, उसको किसी की पीड़ा का एहसास नहीं होगा। इसलिए इन लोगों से तो मेरा कहना, जहाँ तक मेरे ऊपर ये किसी ने कहा था कि आपको पैसा कहीं से मिलता है, मिलता होगा इसलिए आप कर रहे हो ये, अब मैं इनसे क्या कहूँ? जाहिर है मुझे पैसा तो मिलता ही है, पेंशन मुझे मिलती है और उसका मैं हकदार नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पेंशन इतनी मिल जाती है जो मेरी ज़रूरत से ज़्यादा है और मैंने काम किया है, प्रोफेसर था। तो ये मैं मानता हूँ कि मेरी तनख्वाह मजदूर से लगभग 50 गुनी थी और इसलिए पेंशन भी आम आदमी की आमदनी से कम 25 गुनी ज़्यादा है, एक पारिवारिक आमदनी से। तो इस लिहाज से ये तो मुझे शर्म की ही बात है कि मैं मुफ्त का खा रहा हूँ, यानी उन किसान मजदूरों का अन्न खा रहा हूँ, प्रधानमंत्री मोदी का नहीं खा रहा, ना आप जैसे दुकानदारों का खा रहा हूँ। लेकिन वो मेरे लिए एक दुख की बात है कि मैं अभी ज़िंदगी में उतनी सादगी नहीं ला सका कि मैं कम खर्चे में रह सकूं। तो ये तो मेरी कमी है। लेकिन आप इस दायरे से हटके सोचो, दूसरों पे लांछन लगाने के पहले थोड़ी सी जानकारी तो हासिल कर लो कि आदमी सच बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। कम से कम आंखें तो खोल लो। इसलिए ये तोहमत लगाना या कुछ करना ये मेरे ऊपर कालिख नहीं है। ये आप अपने आप को उस गड्ढे से कब निकालोगे कि जब आप अपनी सच्चाई को छुपाने के लिए दूसरों पे कलंक मढ़ोगे। ये मैं इनसे कहना चाहता हूँ। सर, जैसे ये जो पूरा प्रोसेस है लोगों को इन्फॉर्म करने का, उनके बिहेवियर में जो जहर इतने सालों से भरा गया है उसको निकालने की कोशिश करने का एक स्लो ग्रेजुअल प्रोसेस है, तो आपको कभी कभी ऐसा नहीं आता कि क्यों कर रहा हूँ मैं ये, जब कोई सुनने कोई तैयार ही नहीं है या ऐसे मूवमेंट सब हो जाते हैं, तो उसमें आप कैसे, आपकी आज ये होने के बाद भी कल दोबारा जाके वही काम लोगों को इन्फॉर्म करना, अवेयर करना, ये आप मतलब क्या वो आइडियल है जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कोई बात नहीं ये हो गया, अगली बार शायद कोई और नहीं? बेटा ऐसा बताऊं आपको, हिंदुस्तान में पिछले, मैं ये काम 36 साल से कर रहा हूँ, 1990 से कर रहा हूँ। 6 जनवरी से मैं, या बल्कि 89 के दिसंबर में जब अमेरिका से हिंदुस्तान, तब से मान लो 36 बरस हो गए।
लेकिन कई मौके ऐसे आए कि जैसे दंगा हुआ, गुजरात की वायलेंस हुई, एक गांव में गया मैं, तो बहुत अफसोस हुआ कि वहाँ के भाई 27 लोग मार दिए गए, लार्जली जिंदा जला दिए गए, और वो रिलीफ कैंप में बाकी परिवार हैं, 157 घर जले थे। लेकिन जब मैं रिलीफ कैंप में गया, जिनके घर के लोग मरे थे उनसे मिला, उनमें मेरे से नफरत नहीं थी। उनकी आंखों की हालत देख के मुझे लगा कि मुझे इस जुल्म के खिलाफ कुछ करना चाहिए। तो एक तो मौके वैसे आए, और 2 मौके पिछले 5 बरस में दिल्ली में आए। एक लड़कियों ने आंदोलन खड़ा किया, शाहीन बाग आंदोलन, वो बिल्कुल गांधी जी के 1930 वाले नमक सत्याग्रह के जैसा था। उतनी अहिंसा मैंने कहीं देखी नहीं थी। बहुत शालीनता से लड़कियों ने आंदोलन चलाया, और दिल्ली कई जगह चलाया देश में। और दूसरा किसान आंदोलन खड़ा हुआ 13 महीने का, मैं उसमें जाया करता था। उन किसानों की निर्मलता देख के मुझे हिम्मत बंधी। और तीसरा मौका आया, राहुल गांधी ने जब यात्रा निकाली, भारत जोड़ो यात्रा में 3 दिन के लिए गया, उसमें जुनून का माहौल था मुल्क में, नफरत से लोग थर्राते थे, डरते थे सरकार से, लिंचिंग करने वालों से डरते थे। और मैं गया तो मैंने राहुल गांधी से मेरी मुलाकात हुई। 7-8 लोग थे, एक चाय के ब्रेक में कहीं रुक गए थे उनकी यात्रा में, तो उनसे मैंने कुछ बातचीत रखी। तो मैंने देखा कि राहुल गांधी सांप्रदायिकता का नाम नहीं लेता, डर की बात करता है, और ये कहता है कि ये वो हुकूमत है जो नफ़रत के आधार पे, पोलराइजेशन के आधार पे बनती है, लेकिन एक ख़ास मकसद से बनती है कि हिंदुस्तान के कुछ चुनिंदा कारपोरेट घरानों को फ़ायदा पहुंचाना है। तो सीधा लिंक है नफ़रत का की राजनीति का और चंद व्यापारी घरानों के मुनाफे का। और ये बात इतनी सलीके से रखी राहुल गांधी ने कि मुझे लगा कि हमारी अप्रोच यही होनी चाहिए कि हम मसले की से जो जुड़े हुए शोषण का इशू है उसको लिंक करें, तो लोगों पे उसका असर पड़ेगा। और चौथी चीज़ जिससे मुझे लगा कि हमारी बात असर करती है, हमारी पैम्फलेट असर करते हैं, वो थी मंदिर का उद्घाटन। जब 2024 में 22 जनवरी को मंदिर का उद्घाटन हुआ, उस वक्त मैंने 2 पैम्फलेट बांटे। 4000 पैम्फलेट तो बांटे उद्घाटन के पहले, जिसका टाइटल था राम हम में से ताकत दो। पहला कि हमारे परिवार में जो लड़के लड़कियां हैं उनमें भेदभाव न बरतें, हमारे गांव में जो भिन्न भिन्न जातियों के लोग हैं उनमें भेदभाव न बरतें, हमारे गांव में जो भिन्न भिन्न धर्मों के लोग हैं उनमें भेदभाव न बरतें, हम इंसान को इंसान समझें, वगैरह वगैरह। आखिर में मैंने एक बात लिखी थी कि जितने कमाऊ मंदिर हैं, बड़े बड़े मंदिर, ये भक्ति के, आम जनता के लिए तो भक्ति के केंद्र रहे, लेकिन उनको जाने की परमिशन ही नहीं थी, मेजॉरिटी को तो अछूत बना के बाहर रखा गया। लेकिन इन्होंने प्राइमरीली 2 काम किए। एक तो कट्टर जाति प्रथा कंटिन्यू रखने का काम, और दूसरा जमींदार और राजा इस तबके को महिमा मंडित करने का काम किया। और जब ये बात मैंने तमाम जगह, वो भगवान राम के झंडे वंडे लगे हुए थे, उन्हीं गरीबों के घर में जब मैं गया ये बात कहने, तो एक आदमी ने मेरा पर्चा पढ़ा, पास ही था, वो बिहार का होगा। उसने 4 लोगों को बुलाया, सुनो सुनो सुनो। उसने पर्चे को धीरे धीरे पढ़ के सुनाया, बोले बात तो आपने सही लिखी। उसके बाद मैं 100 क्वार्टर गया, दिल्ली गेट के पास वाल्मीकि मंदिर वहाँ छोटा सा बना हुआ है, उसके पास कुछ लोग बैठे थे। उनमें जब मैंने बात की तो उसने 10 लोगों को उसने बुला लिया। देन आई रियलाइज्ड कि ये मंदिर का जो तमाशा खड़ा किया गया है, ये भक्ति से कोई संबंध नहीं है इसका। ये जलील करने की जो परंपरा चली आ रही है उसको महिमा मंडित करने के लिए खड़ा किया गया है। और उसका नतीजा निकला जब 2024 का इलेक्शन हुआ। इन 4 फैक्टर की मैंने जिक्र किया, शाहीन बाग, किसान आंदोलन, भारत जोड़ो यात्रा और ये मंदिर का उद्घाटन, इसकी वजह से इनकी सीटें बहुमत से नीचे रह गई।
तो मैं मानता हूँ कि, और दूसरा मेरा जो फ्लायर था, जो मंदिर अनुराग में बात मैंने निकाला, उसका नाम रखा मैंने भक्ति और आज़ादी का जज्बा पैदा करें। तो भक्ति को मैंने डिफाइन किया, जो काम आप अपने अहंकार को एक तरफ रख के करते हो, डूब के करते हो, वो भक्ति कहलाता है। गांधी जी चरखा चलाते थे, वो भक्ति थी, तपस्या थी, उच्च कोटि की भक्ति थी। कबीर कपड़ा बुनते थे, रैदास जूता सिलते थे, डूब जाते थे। तो ये भक्ति है। भक्ति कोई कागजी चीज नहीं है, निकम्मी चीज नहीं है, जिंदा चीज है। राम आपको सामने दिखेगा। जब आप इस किसी काम में डूब जाओगे तो भगवान तो आपके सामने खड़ा है, आपको फिर अयोध्या की और काबा जाने की जरूरत नहीं। तो ये चीज मैंने रखी। आज़ादी से मेरी मुराद ये थी, जब मैंने समझाई लोगों को, लोगों ने दिल से कबूल किया। आज़ादी माने काम करने की आज़ादी, आपको दबाव की वजह से काम ना करना पड़े, बल्कि आप दिल लगा के कर सको, और जो काम आप करो उसकी पूरी मेहनत की मजदूरी आपको मिले, पूरा मेहनताना मिले। ये इसी को आज़ादी कहते हैं। तो ये बात लोगों की समझ में आई, और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान का 70-80% आदमी, अगर आप बात सलीके से करेंगे, घमंड छोड़ के करेंगे, कई बार मैं तैश में आ जाता हूँ गुस्से में, वो मेरी बात कोई सुनता नहीं फिर। और जिस वक्त मैं अपने गुस्से पे काबू करके, नफ़रत पे काबू करके मुद्दे की बात करता हूँ, तो लोग सुनते हैं।